देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे खिलाफ महायुति के भी उम्मीदवार हैं, महाविकास अघाड़ी के भी उम्मीदवार हैं और सभी पार्टी मेरे खिलाफ लड़ रही है। लेकिन शिवाजी नगर मानपुर की जनता मेरे साथ है। और ये बता दूं कि ये अंदर की बात है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। महाराष्ट्र की जनता का, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है कि दोनों नेता एक हो जाएं, परिवार एक संग आ जाए। लेकिन ये निर्णय नेताओं को लेना है, पवार साहब और दादा को लेना है। लेकिन सभी की इच्छा है कि एक साथ दोनों नेता आएँ, इसे कोई भी नकार नहीं सकता। देखिए, आदित्यनाथ जी का जो राजनीति का तरीका है विभाजनकारी, वो कभी भी इस देश में लोगों को स्वीकार नहीं होता। इस तरह के बयान से जो धर्म पर आधारित राजनीति होती है उसकी उम्र बहुत कम होती है। आपको बता दें, 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, पूरे देश में दंगे हुए, उत्तर प्रदेश झुलस गया, कल्याण सिंह जी की सरकार बर्खास्त की गई, 4 महीने में चुनाव हुए और बीजेपी का सूफड़ा साफ हो गया। कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ा गया और बीजेपी बुरी तरह से यूपी में हार गई। विभाजनकारी राजनीति, धर्म पर आधारित राजनीति की उम्र ज़्यादा नहीं होती, इसका राजनीति में लाभ नहीं होता, ये लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, लोग जिस तरह से मुझे बदनाम करने के लिए दाऊद से मेरा नाम जोड़ रहे हैं, कुछ नेता तो मुझे आतंकवादी बोल रहे हैं, कुछ नेता देशद्रोही बोल रहे हैं। हम ये सारे बयानों को देख रहे हैं और हमारी जो कानूनी टीम है उसकी जांच कर रही है। हम तमाम लोगों को नोटिस भेजेंगे। अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली तो ठीक, नहीं तो हम सभी लोगों पे क्रिमिनल और सिविल डिफेमेशन का सूट फाइल करेंगे। मैं मंत्री था 6 बार, मुझ पर करप्शन का आरोप आसानी से लगाया जा सकता था, लेकिन ढूंढ ढूंढ के थक गए, कुछ भी निकला नहीं। आसानी से मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह की चीज़ें की गई है। मुझ पर जो आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया गया, कोर्ट का आदेश है मैं उस पर ज़्यादा ना बोलूँ या केस के डिटेल में ना जाऊँ, लेकिन जब भी निर्णय आएगा दूध का दूध पानी हो जाएगा। हमें इंसाफ मिलेगा, कोर्ट पे भरोसा है और हमने कोई गलत काम जीवन में किया नहीं। और जो सारी बातें हो रही है वो हमारी प्रतिमा को मलिन करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब जब मुझे दबाने की कोशिश होती है, जनता मेरे साथ खड़ी होती है और पूरी ताकत से फिर मुझे खड़ा कर देती है। देश का दुश्मन है, गलत आरोप मैं कैसे बोल दूं? जिस पे आरोप लगाए वो अपनी बात रखे। लेकिन देश छोड़ के भाग गया, जिसके ऊपर अलग अलग तरह के मामले हैं, तो वो देश के दोष हो सकते हैं, ऐसा कभी कोई देशवासी नहीं बोलेगा। देखिए, ऐसा है कि उद्धव जी का मैं तो आभारी हूँ। मेरी गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने मंत्रिमंडल से मुझे नहीं निकाला। केजरीवाल जी और नवाब मलिक 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं, जेल में भी मंत्री रहे। सरकार चली गई तो मेरा मंत्री पद चला गया, लेकिन उद्धव जी ने मुझे मंत्री रखा, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और कांग्रेस में हमारे बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन कोई संपर्क या हमारी पार्टी में आओ इस तरह की मांग कभी मेरे सामने आई नहीं और ऐसी बात कभी किसी ने कही नहीं। देखिए, हमारी भी गाड़ी जगह जगह रोकी जाती है, गाड़ी खोल के पूरी तरह से चेक कराया जाता है। तो फ्लाइंग स्क्वाड बना है। चुनाव आचार संहिता का पूरा पालन लोगों को करना चाहिए। पैसे का इस्तेमाल चुनाव में होता है, इसीलिए चुनाव आयोग ने सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं। अगर किसी की चेकिंग हो रही है तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। देखिए, हर नेता की इच्छा होती है कि वो सर्वोच्च पद पर बैठे। मुख्यमंत्री बनना नेताओं की चाहत है, मेरी चाहत नहीं, मैं साफ कर दूं। लेकिन हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। अगर वो चाहत रखते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन अभी हमारी इतनी ताकत नहीं कि हम सीधे दावा ठोक सकें। राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। 2 सीट से सत्ता तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई,
आज ताकत कम है, कल ताकत बढ़ेगी, तो मुख्यमंत्री उनसे बेहतर महाराष्ट्र में कोई हो नहीं सकता, ये महाराष्ट्र की जनता जानती है। लेकिन अजीत पवार जी फिलहाल किंग मेकर रहेंगे, ये स्पष्ट है। देखिए, जब जब चुनाव आते हैं बयानबाजी हर तरफ से होती रहती है। चुनावी लाभ लेने के लिए, मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अपने अपने अंदाज में लोग बोलते हैं। हमें लगता है बोलने वाले का अपना अधिकार है, लोग उसे कितना स्वीकारते हैं वो लोगों के ऊपर है। लेकिन बयानबाजी होती रहती है, नेताओं का अपना अपना तरीका है बयान देने का। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने अंदाज में बोलते हैं, योगी जी अपने अंदाज में बोलते हैं। जनता तय करेगी किसकी बात में दम है। बेबुनियाद आरोप है ये। दलितों का जो आरक्षण है वो संवैधानिक आरक्षण है, उसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, मुसलमान भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश के बाद उसकी भी एक उम्मीद जागी है। उनकी भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में हालत बदतर है। उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थितियों का पूरा ब्यौरा उसमें रखा गया है। तो मांग उठ रही है, अगर मुसलमानों को कुछ महाराज देनी चाहिए। जो आरक्षण के जनक है साहू महाराज, जो कमज़ोर वर्ग है उसे कुछ ज़्यादा ही सुविधा मिलनी चाहिए, वो हमेशा से उसके पक्षधर रहे। अगर मुस्लिम या मुसलमान आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है तो आरक्षण मांग रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। कानूनी के दायरे में रह के आरक्षण देने की मांग का हम समर्थन करते हैं। देखिए, मैं तो भारत का नागरिक हूँ, जो अधिकार अन्य नागरिकों को है वो मुझे भी है। मैं सेफ हूँ मानसिक रूप से भी। राजनीतिक रूप से अड़ंगे पैदा किए जाते हैं तो मैं उसको लेके बोलना नहीं चाहता। लेकिन बयानबाजी है, अवैसी जी अपनी तरह से बोलेंगे, प्रधानमंत्री अपनी तरह से बोलेंगे, बीजेपी अपनी तरह से बोलेगी। लेकिन हम लोग विभाजनकारी राजनीति नहीं करते। हम एकता में विश्वास रखते हैं, सभी धर्म, जाति, भाषा के लोगों को एक रखना चाहते हैं। ये हमारी विचारधारा है। लेकिन कुछ लोगों की विचारधारा है विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं, धर्म पर आधारित राजनीति करते हैं, उसके हमेशा हम विरोधी रहे। जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में कोई मुद्दे हावी नहीं हो रहे, प्रयास दोनों तरफ से किया जा रहा है, लेकिन चुनाव हर विधानसभा में अलग तरह से हो रहा है। किसी की लहर राज्य में नहीं है। हमें लगता है कि मुकाबला कांटे का है और हमारी जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे बेहतर रहने वाला है और हमारे बिना कोई सरकार नहीं बन सकती और अजीत पवार जी ही किंग मेकर होंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ। देखिए, हम बार बार ये बात कहते रहे, किसी को गुनाह अगर किसी ने किया है तो आईपीसी की धाराओं में उसके ऊपर कार्रवाई करने के पूरे प्रोविज़न हैं। लेकिन पूरी तरह से लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए मकान तोड़े जाने की जो संस्कृति डेवलप हुई वो गैर कानूनी है, उसका हम हमेशा विरोध करते आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी। हमें लगता है लोगों का नुकसान करके, लोगों के मन में डर बिठाकर राजनीति आप ज़्यादा दिन नहीं कर सकते। डर के लोग खामोश हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे। आप गुनहगार हैं तो कानून के तहत सज़ा दीजिए। अगर किसी ने गुनाह किया, बच्चे ने, तो पूरे परिवार को सज़ा देना ये किसी भी कानून में उचित नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। देखिए, वहाँ पे ड्रग माफिया, ड्रग का साम्राज्य फैला हुआ है, उसे पूरी तरह से ध्वस्त करना ये प्राथमिकता है। गुंडागर्दी है, दहशत का माहौल है, गुंडागर्दी का खात्मा करना है। साथ ही साथ पढ़ने लिखने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एजुकेशन का, वो कमज़ोर है। अच्छे स्कूल बने, गर्ल्स कॉलेज की सबसे बड़ी मांग है, उसे हम बनाएंगे, हम वादा करते हैं। वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है, साइंटिफिक तरीके से डंपिंग की व्यवस्था की जाए। वहाँ पे एसएमएस कंपनी को लेके लोगों के मन में बहुत गुस्सा है। हैज़ार्डस वेस्ट वहाँ पे उसका पूरी तरह से जलाया जाता है, मेडिकल वेस्ट, जिससे बीमारी बड़े पैमाने पे फैल रही है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसे यहाँ से बंद किया जाए, उसे बंद कराने का प्रयास करेंगे और लोगों के जीवन में बदलाव कैसे है ये हमारा प्रयास रहेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, शिवाजी नगर के ही लोग वहाँ पे अपना पैर पसार रहे थे, बगल में था। 9 लोगों को चिन्हित किया गया, 8 लोग जेल में हैं और एक पेडलर भाग गया। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि एक सभ्यता है जो व्यक्ति का देहांत हो जाए उसके बारे में बोला नहीं जाता। और जब गिरफ्तार किया गया तो उसे कह रहे थे तुझसे हमारी दुश्मनी नहीं, तेरे ससुर की कुर्सी की टांग काटनी है हमें। वो 9 महीना जेल में रहा। 6 महीने बाद चार्जशीट फाइल की गई, जिसको लेकर ये ड्रग का मामला बनाया गया था। वो करण सजलानी जो तंबाकू का कारोबारी था, वो ड्रग नहीं, गांजा नहीं, तंबाकू था, ये रिपोर्ट में आ गया। बेल देते समय जज ने सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया। हमने तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला था, 50,000 रुपये सजलानी की माँ की बीमारी के लिए दिया गया था, उसको इन्वेस्टमेंट बता के गिरफ्तारी की गई थी। जिस वानखेड़े ने केस बनाया था, हमने सारी चीज़ें किस तरह से बेकसूर लोगों को फंसाया जाता है, आर्यन खान के केस में चीज़ें स्पष्ट कर दी। सीबीआई ने उनके ऊपर एफआईआर किया है। सारी बातें हम सच बोल रहे थे वो सामने है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे बिटिया ने, हमारे परिवार ने तय किया है कि मरने के बाद केस ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम कोर्ट में जाएंगे कि हमारा दामाद बेकसूर था, उस पर दाग लगा रहे, ये कभी भी हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन आज़मी साहब ने अगर ओछी बातें की है तो आज़मी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज़मी का जो भतीजा है वो क्या ड्रग पेडलर नहीं है? कैलाश राजपूत का पूरा नेटवर्क देश में कौन चला रहा है? क्या दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था? क्या अबू असलम आज़मी दुबई और इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल नहीं चला रहा है? आज़मी साहब, आप ही के घर का माल है, आप ही के लोग बेच रहे हैं। पूरा ड्रग का कारोबार को आपका ही संरक्षण है। ड्रग सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आप हमें उसमें घसीट के आप बच पाएंगे? मुझे लगता है कि मेरे दामाद के बारे में बोल के आपने एक ओछी हरकत की है और सारा ड्रग आपके परिवार के लोगों का है और आप इस तरह की बातें करते हैं। पूरी शिवाजी नगर मानपुर की जनता जानती है। मेरी बेल कैंसिल करने के लिए याचिका दायर की गई है। जब लिस्टिंग होगी तो हम कानूनी तौर पे हमारे जो भी वकील हैं अपनी बातों को रखेंगे। हमें जो बेल दी गई है वो शर्तों पे बेल दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने, जब तक हाई कोर्ट में हमारा जो मूल अर्ज है वो डिसाइड नहीं होता तब तक बेल कंटिन्यू रहेगी। कंडीशन है कि 3 दिन से ज़्यादा अगर मुंबई के बाहर जाना है तो हम परमिशन लेके जाएं। 3 दिन से कम है तो उसके बाद उसका इन्फॉर्मेशन ट्रायल कोर्ट को दें। हम केस को लेके कोई भी बयानबाजी ना करें, हम केस के गवाहों से ना मिलें। तो जो शर्तें हम पे लगाई गई है उसका हम पालन कर रहे हैं। जहाँ तक मीडिया से बात करने पे जो प्रतिबंध था, हमने वो कोर्ट के आदेश से उठाया है और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके हम अपनी बातें रख रहे हैं। अब इतना हमें, हमारी बात लोग सुनना चाहते हैं, लोग सुन रहे हैं। ये चुनाव में जिस तरह से मुझे लोगों का समर्थन मिल रहा है, विरोधी परेशान है। अब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि नवाब मलिक के बोलने पर पाबंदी लग जाए, नवाब मलिक को फिर जेल भेज दिया जाए। अब उनका काम है राजनीति करना, वे करें, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और चीज़ों को फेस करेंगे।